Learner, welcome once again in my channel which is named Focus to Education with प्रियंवदा। तो अपने पिछले वीडियो पे मैंने बीए पार्ट 1 के जिनका सब्जेक्ट एजुकेशन है उसमें बीए पार्ट 1 के फर्स्ट पेपर शिक्षा के सिद्धांत उसकी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यूनिट को कवर कर लिया है। थर्ड यूनिट में एक टॉपिक रह गया था शिक्षा के अभिकरण, जो कि हमारे सिलेबस में 4 अभिकरण दिए गए हैं, राज्य, गृह, विद्यालय और समाज। तो हम आज गृह या परिवार के शिक्षा के अभिकरण के रूप में कैसे काम करता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका कार्य क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हम चूँकि चारों को अब तो मैंने अभिकरण पे सबसे पहले अभिकरण क्या है ये समझने के लिए मैंने अपना वीडियो पहले से ही अपलोड कर दिया है कि अभिकरण क्या है, जिससे आप लोग उससे समझ लें और समझने में आसानी हो आगे बढ़ने में। कि पहले ये हम समझ लें कि अभिकरण क्या है, उसके बाद वो कौन कौन से अभिकरण है। औपचारिक अभिकरण है, अनौपचारिक है। औपचारिक अभिकरण तो केवल एक है जो है विद्यालय। तो फिर आज हम शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं जिस पे आज जो हमारा अभिकरण है। पहले हम अभिकरण को एक बार संक्षिप्त रूप में और जान लेते हैं कि शिक्षा के वे साधन या स्रोत जिनसे शिक्षा हम तक पहुंचती है, हम शिक्षा को प्राप्त करते हैं एवं अपने राष्ट्र, समाज और पूरे विश्व की प्रगति में अपना विकासशील योगदान देते हैं, उसको हम अभिकरण कहते हैं। तो गृह या परिवार यानी फैमिली, होम एंड एजेंसी ऑफ एजुकेशन, फैमिली और होम एंड एजेंसी ऑफ एजुकेशन यानी परिवार, गृह, शिक्षा का एक अभिकरण या अभिकरण के रूप में। तो पहले हम ये जानते हैं कि अभिकरण गृह क्या है, कौन सा अभिकरण है, औपचारिक है, अनौपचारिक। तो अनौपचारिक अभिकरणों में परिवार गृह का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। अनौपचारिक अभिकरणों में परिवार या गृह का स्थान सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हम समाज में रहते हैं, हम सब जानते हैं मानव एक सामाजिक प्राणी है, हम समाज के बिना नहीं। और परिवार क्या है? समाज की एक इकाई है, जिससे समाज कई परिवारों से जुड़ करके समाज होता है, उससे एक राष्ट्र बनता है, राज्य बनता है, उससे पूरा विश्व समाहित होता है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे पहला कदम हमारा रहता है शिक्षित होने का, वो हम शैशवावस्था में जब अपने स्कूल में हमारा एडमिशन नहीं हुआ रहता है, किसी विद्यालय में हम एनरोलमेंट नहीं लेते हैं महाविद्यालय में, तो हम पहले कैसे सीखते हैं? परिवार से, अपने माता पिता से या घर के बड़े बुजुर्गों से, अपने व्यवहार में, अपनी भाषा, लैंग्वेज। जब हम विकास पढ़ेंगे शिक्षा के विकास को, तब हम लैंग्वेज डेवलपमेंट और इंटेलिजेंस डेवलपमेंट पढ़ेंगे कि कैसे बुद्धि का विकास होता है, कैसे हमारा विकास होता है, हमारा आर्थिक विकास कैसे होता है, हमारा सामाजिक विकास कैसे होता है, हमारा भाषा का विकास कैसे होता है। तो परिवार गृह से ही जो हम सीखते हैं, जो समझते हैं, वो एक नींव होता है, बेस होता है हमारी पूरी शिक्षा का। जब हमारा बेस मजबूत होगा तो हमारी उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा तक हम बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जब विद्यालय स्थापित नहीं हुए थे तो बालक की शिक्षा का दायित्व माता पिता पर ही था। हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल में विद्यालयों की कोई व्यवस्था नहीं थी। जैसे कि अगर हम दर्शन पढ़ें तो वहाँ के एक प्रसिद्ध दार्शनिक हैं यूनान के, सुकरात जी, जिनका अगर हम जिक्र करें तो वो उस समय तो विद्यालय थे नहीं, तो वो कहाँ अपनी शिक्षा को देते थे। वो बहुत ही निर्धन परिवार में जन्मे थे, तो वो अपनी शिक्षा को कहाँ, मतलब मंडियों में जा कर के एक सबसे चर्चा करते थे, तर्क वितर्क करते थे। एक प्रश्न उठाते थे, उस प्रश्न का आंसर, फिर उससे तर्क वितर्क, फिर उससे जो दोबारा प्रश्न उठता था उसको विश्लेषण कर करके वे उसका उत्तर और तर्क वितर्क करने की क्षमता लोगों में जागृत करने की कोशिश करते थे। तो ये तब से चला आ रहा है, तब पहला प्रयास उन्होंने ऐसा किया था। उसके बाद है माता पिता परिवार की धुरी हैं। परिवार की धुरी यानी केंद्र। माता पिता क्या है? परिवार की धुरी, जिसके इर्द गिर्द पूरा परिवार घूमता है। यानी जो माता पिता हैं, उनके बच्चे हैं, तो उसमें एक परिवार की धुरी कौन है? माता पिता हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द परिवार हमारा संगठित रहता है। तो उसके लिए फिर प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री पेस्टलाजी ने कहा है, क्या कहा है गृह या पारिवारिक अभिकरण के बारे में? गृह बालक का प्रथम विद्यालय और उसकी शिक्षा का सर्वोत्कृष्ट स्थान है। यानी पेस्टलाजी कह रहे हैं कि गृह बालक का प्रथम विद्यालय है, उसको हम प्रथम विद्यालय बोल सकते हैं, और उसकी शिक्षा का सर्वोत्कृष्ट
उत्कृष्ट स्थान है, मतलब उससे अच्छा कोई स्थान हो ही नहीं सकता एक बालक के लिए शिक्षा का। क्या हमने प्राचीन काल में भी पढ़ा है कि जो माँ के गर्भ से ही बच्चा सीख जाता है, जैसे कि महाभारत में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ना अपने माँ के गर्भ में ही सीख लिया था। तो और प्राचीन काल में क्या होता था, प्राचीन काल में गुरुकुल खोले जाते थे, जो गुरु होते थे हमारे वो पिता तुल्य होते थे, वो भी हमारा एक परिवार स्वरूप होता था जहाँ पर हम रहते थे। जैसे इतिहास अगर हम पढ़ें या जाने तो इतिहास में सबसे बड़ा धनुर्धर कौन हुआ है, अर्जुन हुए हैं, और उनके गुरु कौन थे, द्रोणाचार्य थे। तो इस प्रकार प्राचीन समय में हम गुरुकुल में पढ़ा करते थे, जो हमारे लिए विद्यालय की समझ लीजिए पहला प्रयास या इकाई थी। और फिर उसके आगे देखते हैं, वास्तव में परिवार गृह मानव की समस्त क्रियाओं, व्यवहार, व्यवस्था आदि का मूल है। वास्तव में जो परिवार है या गृह है, मानव की समस्त क्रियाओं, व्यवहार, व्यवस्था आदि का मूल है। जो मानव क्रिया कर रहा है, मानव के व्यवहार में परिलक्षित हो रहा है, कैसे जब वो देख रहा है, वो सीख रहा है, सुन रहा है, तो वो उसको करने की कोशिश कर रहा है, वो अपने व्यवहार में परिवर्तन ला रहा है, और यही व्यवस्था आदि का मूल है। वास्तव में परिवार या गृह जो है ये सिस्टम, सामाजिक सिस्टम का मूल है। तो अब देखते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि प्राचीन काल में गृह ही शिक्षा का केंद्र था। तो आगे देखते हैं, यहाँ कहा जा रहा है कि प्राचीन भारत में केवल गृह ही शिक्षा का केंद्र था, जहाँ माता पिता अन्य वयोवृद्ध जन सभी प्रकार की शिक्षा देते थे। यानी प्राचीन भारत में केवल गृह ही शिक्षा का मेन केंद्र था, जहाँ पर माता पिता अन्य वयोवृद्ध या गृह के रूप में थे। गुरुकुल में मैंने जिक्र किया था अभी गुरुकुल का, तो हम चलिए समझते हैं। गुरुकुल में बालक पितृतुल्य गुरु से शिक्षा लेते थे। जिस प्रकार अर्जुन बड़े धनुर्धर तब घोषित हुए या तब हुए जब उन्होंने गुरु की शरण में गए। उनके गुरु कौन थे, द्रोणाचार्य थे। ये सब जब हम पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे या फिर गीता पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो केवल गृह ही शिक्षा का केंद्र था। फिर माता पिता वयोवृद्ध जन सभी प्रकार की शिक्षा देते थे। बाद में गुरुकुल की स्थापना हुई। ये भी परिवार या गृह के रूप में थे, मतलब ये भी हमारे परिवार और गृह के रूप में ही थे। गुरुकुल में बालक पितृतुल्य गुरु से शिक्षा लेते थे। यही बात अन्यत्र सभी देशों में पाई जाती है। यानी कि जो यहाँ सिस्टम थी, जो यहाँ व्यवस्था था, ये दुनिया के सभी राष्ट्रों में पाई जाती है समान रूप से। फिर है, परंतु समय के साथ साथ परिवार के स्वरूप और कार्यों में भी बदलाव आया। परिवार के स्वरूप में कैसे बदलाव आया कि परिवार पहले हमारा जो ज्वाइंट फैमिली होती थी, यानी संयुक्त परिवार होता था, वो आधुनिक समय में एकल परिवार के रूप में स्थापित हो गया है, या ट्रेंड हम कह सकते हैं चल गया आधुनिकीकरण की ओर जब हम बढ़ रहे हैं। और पहले परिवार में हमारा ये एक सेट था मानदंड की जो परिवार में पुरुष हैं या पिता हैं वो बाहर जाएंगे, धन अर्जित करेंगे अपने जीविकोपार्जन के लिए, और जो नारी है वो गृह संभालेगी, बच्चों का पालन पोषण करेगी। लेकिन अब जो है माता पिता दोनों शिक्षित हैं, तो दोनों ही काम कर रहे हैं और दोनों ही एक बराबरी से। तो आज दुनिया के कई देश एक विकासशील देश बने हुए हैं इसी वजह से, और भारत भी विकासशील देश की स्थिति में बहुत जल्दी ही पहुंचने वाला है। तो हम ये जान लेते हैं कि यही बात अन्य सभी देशों में पाई जाती है, परंतु समय के साथ परिवार के स्वरूप जैसा मैंने अभी बताया और उसके कार्यों में भी बदलाव आया। परंतु गृह परिवार की शैक्षिक महत्ता हर देश काल परिस्थिति में माननीय रही है। परंतु जो गृह है या परिवार है, इसकी जो शैक्षिक रूप से महत्ता या शिक्षा में इसका महत्व है, ये हर देश में, हर काल में, मतलब हर प्रत्येक देश में, प्रत्येक राष्ट्र में, दुनिया के और विश्व के और प्रत्येक समय में, परिस्थिति में, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, माननीय रही है। इसी कारण भारतीय और पाश्चात्य विचारकों ने गृह परिवार को शिक्षा के अभिकरण के रूप में उन्नत बनाने के लिए अपने विचार रखे। रूसों ने क्या कहा है गृह के बारे में? रूसों ने कहा है शिक्षा जन्म से प्रारंभ होती है तथा माता उपयुक्त परिचारिका, यानी कहते हैं ना हमारी पहली शिक्षिका कौन होती है? हमारी माँ होती है, हमारी माता होती है। तो वही रूसो यहाँ बोल रहे हैं कि शिक्षा जन्म से ही प्रारंभ होती है तथा माता
उपयुक्त परिचारिका। हेंडरसन ने लिखा है, बालक की शिक्षा उसके घर से प्रारंभ होती है। जब वह अन्य व्यक्तियों के कार्यों को देखता है, जैसे कि अपने माता पिता, अपने बाबा दादी को देखता है, तो उसका अनुकरण करता है। अपने भाई बहनों को देखता है करते हुए, तो उसमें भाग लेता है, उसका अनुकरण करता है, यानी उसको अप्लाई करता है अपने व्यवहार के जरिए और उसमें भाग लेता है। तब अनौपचारिक रूप से शिक्षित किया जाता है। तब हम उसे कहते हैं कि बालक अनौपचारिक रूप से शिक्षित किया जा रहा है। और अनौपचारिक शिक्षा वह है जो जीवन पर्यंत चलती है, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसकी परिभाषा को जानेंगे कि गृह की परिभाषा क्या है। तो परिवार या गृह की परिभाषा, हम दो परिभाषा जानेंगे। पहली है क्लेयर जी की, दूसरी बारगेस एवं लॉक के अनुसार। तो क्लेयर के अनुसार क्या कह रहे हैं, कैसे परिभाषित कर रहे हैं गृह को? परिवार से हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और उनकी संतानों के बीच में पाई जाती है। परिवार से हम संबंधों की किस व्यवस्था को समझते हैं? जो माता पिता और संतानों के बीच में पाई जाती है। और उसके बाद दूसरी परिभाषा है बारगेस एवं लॉक के अनुसार, परिवार व्यक्तियों का एक समूह है जो विवाह, रक्त या दत्तक संबंधों से उन्हें बांधे रहता है। एक गृहस्थी कुल का निर्माण करता है जिसमें व्यक्ति अपने अपने सामाजिक कर्तव्य के रूप में एक दूसरे के साथ पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन की तरह अंतरक्रिया एवं अंतः संवहन करते हैं, और ये सब एक समान संस्कृति को जन्म देते हैं और स्थिर रहते हैं। यानी बारगेस एवं लॉक ने क्या कह रहे हैं ये कि बहुत इम्पॉर्टेंट ये परिभाषा है, जिसको हम समझ लेते हैं कि परिवार व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जहाँ विवाह, रक्त संबंधों से उन्हें बांधे रहता है। यानी जब हमारा रक्त संबंध जहाँ पे होता है वही हमारा परिवार होता है। एक गृहस्थी का निर्माण करता है जिसमें व्यक्ति अपने सामाजिक कर्तव्य के रूप में एक दूसरे के पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन की तरह अंतरक्रिया करता है, आपस में जुड़ते हैं, समाज में परिलक्षित करते हैं, वमंत संवाहन करते हैं, उनका संवाहन उन्हें संचालित करते हैं अपने जीवन पर्यंत, और ये सब एक सामान्य संस्कृति को जन्म देते हैं। मतलब एक सामान्य सभी की, जैसे हर देश की अपनी एक संस्कृति होती है, कल्चर होता है, जिसमें कुछ अंतर होता है, वो हम आगे जब पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो एक समान संस्कृति को जन्म देते हैं और स्थिर रहते हैं। अब हम जान लेते हैं इसके बारे में हमने जान लिया कि परिवार और गृह क्या है और उसकी परिभाषा को समझ लिया। अब हम इसके शैक्षिक कार्य को समझ लेते हैं कि गृह या जो परिवार है उसका शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है, या शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से एंगल से हम उसे देख सकते हैं। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो परिवार बालक की सर्वप्रथम शिक्षा संस्था है। परिवार में ही बालक के विकास की नींव रखी जाती है। तो परिवार को क्या कहा जा रहा है कि परिवार बालक की ही सर्वप्रथम शिक्षा या संस्था है। शिक्षा की संस्था सर्वप्रथम क्या होता है? परिवार होता है। परिवार में ही बालक की विकास की नींव रखी जाती है। परिवार ही अपने बच्चों की विद्यालय शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। यानी परिवार जो है वो अपने बच्चों की विद्यालय शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि विद्यालय क्या है, विद्यालय में जब हम फीस देंगे, एडमिशन लेंगे, फिर उसका समय काल रहता है कि इस सत्र से इस सत्र तक हमें पढ़ना है, हम एडमिशन लेंगे। फिर मान लिया हम एडमिशन हमने लिया जुलाई के मंथ में, उसके बाद हमारी वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षाएं हुई, उसके बाद हमें रिजल्ट मिला, तो वहाँ हम इनरोल हो रहे हैं, हमने फीस दी है, तो उसकी व्यवस्था कौन करता है? उसकी व्यवस्था हमारे माता पिता ही करते हैं, जो जीविकोपार्जन के साधन को, जीविकोपार्जन का जो साधन है उसे हासिल करने के बाद अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं। पहले तो हम अनौपचारिक रूप से, क्योंकि गृह परिवार में शिक्षित ही होते हैं, लेकिन जब औपचारिक रूप से तब शिक्षित होते हैं, उसका भी सहयोग गृह या परिवार ही करता है। बिना परिवार के सहयोग के बच्चों की शिक्षा की उचित पृष्ठभूमि बनाई ही नहीं जा सकती। यानी बिना परिवार के अगर सहयोग हमें नहीं प्राप्त होगा, बच्चों की सहयोग के बिना बच्चों की शिक्षा की उचित पृष्ठभूमि नहीं बनाई। पृष्ठभूमि मतलब कि एक बेस तैयार कर लेना, एक आधार जो गृह या परिवार से हमें प्राप्त होता है, उसके बाद हम उस शिक्षा को ग्रहण करते हैं। बालक का अधिकांश समय परिवार में ही व्यतीत होता है। पारिवारिक सदस्यों के बीच रहकर बालक जितना अधिक नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक मूल्यों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, उतना ज्ञान वह विद्यालय में कुछ घंटों तक रहकर नहीं प्राप्त कर सकता। यानी यहाँ क्या बताया जा रहा है? बालक का अधिकांश समय उसके परिवार के साथ ही व्यतीत होता है। तो पारिवारिक सदस्यों के बीच में रहकर बालक जितना अधिक नैतिक, यानी मोरल
चारित्रिक यानी कैरेक्टर वाइज उसके कैरेक्टर कैसा होता है और उसकी सामाजिक मूल्यों का ज्ञान प्राप्त वो करता है, किससे करता है, अपने परिवार के ही परस्पर संबंधियों द्वारा करता है। फिर ज्ञान प्राप्त कर सकता है, उतना ज्ञान वह विद्यालय में कुछ घंटों तक रहकर कदापि प्राप्त नहीं कर सकता। परिवार गृह द्वारा बालकों को दिया जाने वाला ज्ञान व्यवहारिक होता है, यानी जो परिवार है, गृह है, उसके द्वारा हम बालकों को जो ज्ञान प्रोवाइड कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, वो ज्ञान व्यवहारिक होता है। व्यवहारिक है यानी कि जो वो अपने व्यवहार में लाते हैं, उसे परिलक्षित करते हैं, अपने व्यवहार के जरिए समाज को प्रभावित करते हैं, शिक्षा को प्रभावित करते हैं, जिससे बालकों को अपने व्यवहारिक जीवन में किसी प्रकार की समस्या ढूंढने का साहस सामर्थ्य प्राप्त होता है। यानी क्या कहा जा रहा है, जिससे बालक को किसी भी प्रकार की समस्या होती है उसको ढूंढने का साहस प्राप्त होता है। वो निडर होकर उसका साहस करके उसे ढूंढता और सामर्थ्य बनता है, इस काबिल बनता है कि उस समस्या का समाधान वह ढूंढ सके। परिवार के शैक्षिक कार्यों का उल्लेख अब हम जान लेते हैं, 1 बाय 1 इसको देखते हैं। पहला है शारीरिक विकास, यानी परिवार या गृह का शैक्षिक कार्य क्या है, एक अभिकरण के रूप में शारीरिक विकास। सबसे पहले शारीरिक विकास होता है, फिर मानसिक विकास, फिर सामाजिक, फिर संवेगात्मक विकास, फिर ऐसे करके सारे 1 बाय 1 हम इसको देखते हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास। पालन पोषण संस्थान के रूप में परिवार बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। यानी यहाँ क्या कहा जा रहा है, पालन पोषण संस्थान के रूप में, मतलब परिवार या गृह ऐसा संस्थान है जहाँ बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था परिवार द्वारा की जाती है, उनकी देखभाल करते हैं और उनकी चिकित्सा संबंधी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। शिक्षा के अभिकरण के रूप में ये बच्चों को ऐसा नियमित जीवन व्यतीत करने का प्रशिक्षण देते हैं। कहा जा रहा है शिक्षा के अभिकरण के रूप में, एक साधन के रूप में ये बच्चों को ऐसा नियमित जीवन व्यतीत करने का प्रशिक्षण देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, जो स्वास्थ्य रक्षा के लिए आवश्यक होता है। बालक अपने परिवार के अन्य सदस्यों का अनुकरण कर समय से उठना, समय से नित्य क्रिया करना, शारीरिक सफाई करना, समय से भोजन करना, समय पर खेलना कूदना, समय पर निद्रा लेना आदि सीखते हैं। यह सब कुछ उन्हीं परिवारों के लिए कहा जा सकता है जो अपने बच्चों के विकास के लिए सचेत रहते हैं। तो ये हो गया शारीरिक विकास। अब हम जानते हैं मानसिक विकास क्या है, यानी मेंटल डेवलपमेंट। इसमें क्या योगदान है गृह या परिवार का, एक अभिकरण के रूप में। तो परिवार गृह बालक के मानसिक विकास में सहयोग देता है। परिवार गृह क्या है, बालक के शारीरिक ही नहीं मानसिक विकास में भी सहयोग देता है। बौद्धिक विकास के लिए घर का वातावरण भी बौद्धिक होना चाहिए। बौद्धिक विकास अगर हमें करना है या एक बालक का, तो उसके लिए परिवार का जो घर का वातावरण है वो भी बौद्धिक होना चाहिए। यानी कि परिवार में हमारे जो माता पिता हैं वो भी शिक्षित हों, हमारे परिवार के अन्य सदस्य भी शिक्षित हों। तो बालक का शारीरिक विकास जानने के बाद हम गृह परिवार क्या करता है, उसका मानसिक विकास, यानी मानसिक विकास होने के लिए हमने अभी जाना कि परिवार में भी सभी सदस्य बौद्धिक स्तर से बौद्धिक होना चाहिए, यानी वातावरण मजबूत होना चाहिए, जिससे कि माता पिता शिक्षित हों, भाई बहन शिक्षित हों, तो वो बच्चा भी शिक्षित ही होगा। जिस परिवार के सदस्य पत्र पत्रिकाएं पुस्तकें अच्छे साहित्य पढ़ने में रुचि रखते हैं और घर में उपलब्ध कराते हैं, बुद्धिवर्धक खेलों की व्यवस्था करते हैं, उस परिवार के बालकों को शीघ्र बौद्धिक कुशलता प्राप्त हो जाती है। यानी जैसे अगर हम शतरंज को जाने, चेस एक ऐसा बौद्धिक बुद्धिवर्धक खेल है जिसमें हमारे दिमाग का यूज़ होता है, तर्क हम करना जानते हैं, हम रीज़न जानते हैं, उसके माध्यम से ये उस परिवार के बालकों को शीघ्र बौद्धिक कुशलता प्राप्त हो जाती है। फिर सामाजिक विकास क्या है, सोशल डेवलपमेंट। हमने शारीरिक विकास जाना और मानसिक विकास जाना। फिर सामाजिक विकास में तो बहुत ही महत्वपूर्ण है गृह का रोल या परिवार का। प्रारंभ में बालक परिवार या गृह में रहकर ही सामाजिकता की सीख अपने माता पिता से प्राप्त करता है। बालक के अभिभावक उसे समाज की भाषा, रहन सहन की विधि, सामाजिक व्यक्तियों से संबंध का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी कि कहा जा रहा है कि जो प्रारंभ में बालक अपने परिवार या गृह से ही रहकर सामाजिकता की सीख अपने माता पिता के द्वारा प्राप्त करता है। बालक के अभिभावक उसे समाज की भाषा, रहन सहन की विधि, समाज में कैसे रहना है, उसके अंतर्गत क्या भाषा हमें यूज करनी है, हम एक अच्छे कुशल कम्युनिकेशन हमारा हो, संचार माध्यम हम समाज से बना सकें, इसके लिए परिवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण
अभिकरण है या गृह। फिर है संवेगात्मक विकास। परिवार बालक को उचित परिवेश, संवेगात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट, जहाँ हम अपनी इंद्रियों के द्वारा सुन के, महसूस करके, देख के, या मतलब कोई हम खाना पकवान बना रहे हैं तो हम उसका टेस्ट करके अपनी जिह्वा के द्वारा उसका मतलब कि वो करते हैं कि वो खाना टेस्टी बना है या नहीं बना है। इसी प्रकार से हम देख करके या सुन करके ज्ञान को हासिल करते हैं तो हम उसको अपने व्यवहार में करने की कोशिश करते हैं, तो उसी को हम संवेगात्मक विकास कहते हैं। जो परिवार और गृह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिकरण के रूप में इसका विकास करते हैं एक बालक के जीवन में। तो संवेगात्मक विकास को उचित दिशा में मोड़ने का प्रयास करते हैं। परिवार बालक को उचित परिवेश प्रदान करके संवेगात्मक विकास को उचित दिशा में मोड़ने का प्रयास करते हैं। प्रारंभ में बालक प्रसन्नता, प्रेम, साहस, भय, सहानुभूति, क्रोध, चिंता जैसे अनेक संवेगों का उदय होता है, किंतु परिवार में उनके इन संवेगों को माता पिता नियंत्रित सुव्यवस्थित परिवेश प्रदान कर उन्हें पारिवारिक सामाजिक दायरे के अनुकूल ढालने में मदद करते हैं। यानी कि हमें क्रोध कितना करना चाहिए या किस समय सही, ये कैसे क्रोध करना चाहिए, हम लड़ तो नहीं रहे हैं, झगड़ नहीं रहे हैं, या कुछ भी होना चाहिए। जो हम महसूस कर रहे हैं, जो हमारी इंद्रियां महसूस कर रही हैं, उनका जो संवेग है उसको परिवार नियंत्रित करता है, समाज के हिसाब से उसको उसके अनुकूल बनाता है। फिर सांस्कृतिक विकास, सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है, यानी कल्चरल डेवलपमेंट। हम सभी जानते हैं कि हर प्रत्येक समाज की अपनी एक अलग संस्कृति होती है, लेकिन उसके बीच में सामंजस्य कैसे बैठाना है ये हमें परिवार या सिखाता है या बताता है। परिवार समाज की इकाई है। प्रत्येक समाज की अपनी एक संस्कृति होती है। किसी समाज की संस्कृति से तात्पर्य उस समाज की रहन सहन एवं खान पान की विधियों, रीति रिवाज, कला कौशल, संगीत, नृत्य, भाषा, साहित्य और धर्म दर्शन से विशिष्ट रूप से होता है, जिसकी पहचान होता है। प्रत्येक समाज अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानता है। यानी बचपन में ही हमें हमारी संस्कृति जो हम सीखते हैं, देख के कुछ भी करना सीख रहे हैं, तो वो हमारे जीवन पे, हमारे मन मस्तिष्क पे अमिट छाप छोड़ देती है हमारी संस्कृति की, जिसको हम कभी भी भूल नहीं सकते या उसके विरुद्ध हम कभी भी अपना आचरण नहीं कर सकते। अगर हमारे परिवार में एक बौद्धिक स्तर है, बुद्धिमत्ता है तो। फिर है नैतिक एवं चारित्रिक विकास, यानी कि मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। प्रत्येक समाज अपनी संस्कृति की सुरक्षा के लिए कुछ नियम कानून तथा मापदंड बनाता है। जब व्यक्ति उनको आत्मसात करता है तो वह नैतिक कहा जाता है, तथा जब उसे कार्य, व्यवहार, आचरण में उतार कर अंजाम देता है तो उसे चरित्र की संज्ञा दी जाती है। क्या कहा जा रहा है? प्रत्येक समाज अपनी संस्कृति की सुरक्षा के लिए कुछ नियम कानून बनाता है तथा मानदंड बनाता है। जब व्यक्ति उनको आत्मसात करता है, ग्रहण करता है, रिसीव करता है तो वह नैतिक कहा जाता है, यानी उसका मोरल डेवलपमेंट हो रहा है। फिर अंततः जब उसे कार्य, व्यवहार, आचरण में उतार कर अंजाम दे देता है तो उसे चरित्र की संज्ञा दी जाती है। समाज में नैतिकता और चरित्र दो ऐसे तत्व हैं जिनसे उनकी नैतिकता झलकती है। समाज में नैतिकता और चरित्र ऐसे तत्व हैं जिससे उनकी नैतिकता झलकती है। फिर है सातवां है आध्यात्मिक विकास, रिलीजियस डेवलपमेंट, यानी अध्यात्म का विकास, कि हम एक ईश्वरवादी हैं या अनेक ईश्वरवादी हैं, या फिर हम मतलब कैसे हमारे तरीका है, या हम जैसे कि वो निरंकार ब्रह्म के उपासक हैं या साकार ब्रह्म के उपासक हैं, तो इसको हम इस प्रकार से समझते हैं। आध्यात्मिक विकास में भारत धर्म प्रधान देश है। हम सभी समझते हैं भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म के नागरिक रहते हैं, तो भारत एक धर्म प्रधान देश है। भारत में धर्म को प्रधानता दी गई है। जब बालक अपने परिवार में माता पिता, भाई बहन आदि को विशेष प्रकार की धार्मिक क्रियाओं को करते देखते हैं तो वो इन क्रियाओं के प्रति स्वभावतः आकर्षित होते हैं और धीरे धीरे उनमें इन क्रियाओं के प्रति स्थायी भाव बन जाते हैं। यानी कि जब हम बालक अपने माता पिता, भाई बहन या अपने बाबा दादी को देख कर अध्यात्म की ओर बढ़ते
बनते हैं, आकर्षित होते हैं, धीरे धीरे इनके यहाँ के प्रति उनके स्थायी भाव बन जाते हैं। जो बड़े होने में वो अपने धर्म के मूल और मान्यताओं से परिचित होते हैं। बाल्यावस्था में पड़े ये संस्कार अमिट होते हैं, जो मिट नहीं सकते कभी। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारी पूरी शिक्षा की जो नींव का काम करती है, बेस का काम हमारा गृह या परिवार करता है, जो हमें अपनी संस्कृति, अपने कल्चर से, अपने आध्यात्मिक विकास से हमें कुशल नागरिक और समाज में रहने के काबिल बनाता है। यही सरकार बालक के सामाजिक व्यवहार की दशा निश्चित करता है। इसकी सहायता से उसका आध्यात्मिक विकास होता है। फिर है व्यावसायिक विकास, 8वां। प्रारंभ में बालक को व्यावसायिक शिक्षा अपने परिवार में ही प्राप्त होती थी, परंतु अब परिस्थितियां बदल गई हैं। प्रारंभ में क्या था? प्रारंभ में बालक को व्यावसायिक शिक्षा अपने परिवार से ही प्राप्त होती थी, परंतु परिस्थितियाँ बदल गईं, क्योंकि तब उतने साधन नहीं थे। प्रारंभिक में हम क्या करते थे, हम यानी कोई पशुपालन कर रहे हैं या किसी चीज़ की खेती कर रहे हैं, पशु रख रहे हैं। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें जो हम प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, तब हमें संस्कृति और सभ्यता का जब पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है, वहाँ ये सब कुछ दिया जाता है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखें कि गृह क्या भूमिका निभाता है, तो बालक व्यावसायिक शिक्षा अपने परिवार से प्राप्त होती थी, परंतु परिस्थितियां बदल गई। परंतु आज भी बढ़ईगिरी, लोहारगिरी, सूत काटना, कपड़ा बुनना, चमड़े का सामान बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, अनेक व्यावसायिक और औद्योगिक कार्यों की शिक्षा में परिवार में ही दी जाती है। जिस कौशल को सीख करके हम व्यवसाय करके अपनी जीविकोपार्जन की व्यवस्था करते हैं। तो ये था शिक्षा का एक अभिकरण, विद्यालय या गृह परिवार के रूप में उसकी परिभाषा, उसका अर्थ और उसका कार्यक्षेत्र हमने जाना। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट अभिकरण के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।